हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9th में स्ट्रक्चर ऑफ द एटम चैप्टर नंबर 4 का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम लोग सॉल्व कर रहे थे और लास्ट वीडियो में बच्चे हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 11 सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से, बट उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, जिन बच्चों को नया वीडियो मिला है, यूट्यूब ने आपको ये वीडियो रिकमेंड किया या कहीं से भी आपको ये वीडियो मिल गया है, ठीक है, और आपको स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का अगर लिंक चाहिए या किसी भी चैप्टर का आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लिंक चाहिए क्लास 9th का, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का, तो जाइए बच्चों, कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया हुआ है। पिन कमेंट पे जब आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे, ऊपर जो लिंक मिलेंगे आपको, वहां पे तो आपके चैप्टर्स को हमने पढ़ाया हुआ है, और नीचे जो लिंक मिलेंगे वहां पर आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक मिलेंगे। तो आपको जाके वहां पे क्लिक करना है, पिन कमेंट चेक करिए, सब कुछ पता चल जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ओके, उस पर क्लिक करिए तो पूरा प्लेलिस्ट खोल के आ जाएगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों की, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जब आप लगाएं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके लिए क्लासेस हमने कराई हुई हैं। बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए अगर आपने इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करी तो थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है। वैसे तो हमने सारी चीज़ें दोबारा से समझाई हुई हैं, बट फिर भी अगर आप चैप्टर कहीं से पढ़ लें, मतलब आपके होम ट्यूटर ने पढ़ाया हो, आपके स्कूल में पढ़ाया गया हो, या आपने कहीं से भी पढ़ा हो, तो अच्छी तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी। नहीं क्लियर है तो चैप्टर भी मैंने पढ़ाया हुआ है, ऊपर जो लिंक मिलेंगे वहाँ चैप्टर को मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये नए बच्चों के लिए मैंने बताया, और ओल्ड स्टूडेंट्स को तो पता ही है किस तरीके से चलता है। पहले चैप्टर के वीडियोस देखने हैं, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के वीडियोस देखने हैं। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटम्स एंड मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक साथ पढ़ा जाता है। उसको पढ़ने के बाद तब आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर स्टार्ट करिए। पहले आप दोनों चैप्टर पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है, फिर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों कह रहा है एलिमेंट्स विद वैलेंसी 1 आर। कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी वैलेंसी कितनी होती है 1। अब ये वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? कोई एलिमेंट का एटम है, किसी भी एलिमेंट का एटम जितने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, या जितने इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, गेन कर ले, या जितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, लूज और शेयर। कोई एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, गेन कर ले, या क्या कर ले, शेयर। क्यों करता है कोई एटम ऐसा? अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए, ताकि वो कैसा बिहेव करे, नॉबल गैस, मतलब उसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाए, नॉबल गैसेस जैसा। तो इन्होंने क्या आपको बोला बच्चों की वैलेंसी किसकी, हाँ, वैलेंसी कितनी 1। वैलेंसी का मतलब समझते हो? या तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, या तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर कर ले। सुन लो, तीनों ही कंडीशन हो सकती है, तो उसकी वैलेंसी कितनी कहलाएगी, 1 कहलाएगी। और ऐसा वो क्यों करेगा? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या तो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो कह रहा है कि एलिमेंट्स हमेशा क्या होंगे, मेटल्स होंगे क्या? हमेशा ये नॉन मेटल, हमेशा ये मेटलॉइड्स होंगे, या हमेशा मेटल्स या नॉन मेटल कुछ भी हो सकते हैं, हमेशा नहीं, मतलब मेटल नॉन मेटल कुछ भी हो सकते हैं, या हमेशा क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे, ठीक। तो एक बात बताओ बच्चों, वैलेंसी 1 हमेशा क्या मेटल्स की ही हो सकती है, या हमेशा नॉन मेटल्स की ही हो सकती है? पहले तो हम आपको ये बता दें, ये वाला हम कंफ्यूजन दूर करते हैं, भाई मेटलॉइड क्या होते हैं। सुनिए बच्चों, पीरियोडिक टेबल में मैं आपको मेटलॉइड्स के बच्चों नाम गिना देता हूं। यहां पर देखिए, मेटलॉइड्स सभी बच्चे नोट करके याद भी कर लें, ठीक है। मेटलॉइड्स कौन कौन से होते हैं फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए बच्चों, बोरॉन आपका मेटलॉइड है, ठीक। फिर सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन देखो, बोरॉन आता है आपका ग्रुप नंबर 13 में, बोरॉन आता है आपका ग्रुप नंबर, ये ग्रुप्स होते हैं ना ऐसे पीरियोडिक टेबल में, और ग्रुप नंबर 14 में सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन के जस्ट नीचे होता है आपका जर्मेनियम। ये सब मैं मेटलॉइड्स के नाम बता रहा हूं, ठीक है। फिर इसी जर्मेनियम के राइट हैंड साइड में जस्ट होता है आपका ऑर्सेनिक, बात समझ आ रही कि नहीं। फिर ऑर्सेनिक के नीचे होता है आपका एसबी मतलब एंटीमनी, और ये होता है ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स में आपको बता रहा हूं, ठीक। और इसी के जस्ट राइट हैंड साइड में बच्चों, एसबी के राइट हैंड साइड में टेलेनियम होता है, जो कि ग्रुप नंबर 16 का एलिमेंट है, ठीक है। और टेलेनियम के जस्ट नीचे क्या होता है, पोलोनियम होता है, जो कि ग्रुप नंबर 16 का। तो ये कुछ ऐसा आपको जिगजैग शेप में ये मेटलॉइड्स मिलेंगे। इन मेटलॉइड्स का आपको बस नाम याद करने, ग्रुप नंबर याद नहीं करना है। ये तो मैं जानबूझ के आपको ग्रुप नंबर के साथ इसलिए दिखा रहा हूं, बिकॉज आपके कुछ कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करना चाहता हूं। तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऑर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम, पोलोनियम, ये सब क्या है, मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में लाई करती। कभी कभी तो मेटल जैसा बिहेव करते हैं और कभी कभी ये नॉन मेटल जैसा बिहेव करते हैं। तो सुनो बच्चों, मैं आपको बता दूं यहां पर सिर्फ आपकी जानकारी के लिए, जो मेटलॉइड्स आपके हैं इनमें से किसी की भी वैलेंसी 1 नहीं होती, सुन लो, ठीक। बोरॉन ग्रुप नंबर 13 में आता है बच्चों,
इसकी वैलेंसी होती है आपकी 3, ग्रुप नंबर 14 की वैलेंसी होती है 4, ग्रुप नंबर 15 की फिर से 3 होती है, 16 की वैलेंसी होती है 2। तो इसकी वैलेंसी, ये वाले दोनों एलिमेंट्स की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2, इसकी कितनी हो जाएगी, ये सब आप क्लास 10th में डिटेल में पढ़ोगे तो आप टेंशन मतलब, अभी मैं आपको बता रहा हूँ बस। 15 की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3, ग्रुप नंबर 14 की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 4, और ग्रुप नंबर 13 की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, 3 4 3 2। ठीक, तो मेटलॉइड्स की वैलेंसी कितनी हो गई 2 या 3 या 4, इतने ही तो मेटलॉइड्स हैं पीरियोडिक टेबल में, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम एंड पोलोनियम। तो एक बात बताइए, इसमें से किसी भी मेटलॉइड की वैलेंसी आपको 1 दिखाई पड़ी क्या? नहीं, ये बात मैंने आपको बता दी ताकि आप कहीं ये वाले ऑप्शन पे ध्यान ना दें। तो ये तो हो नहीं सकता, मतलब ऑलवेज मेटलॉइड्स, मतलब ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंसी 1 हो, क्या वो मेटलॉइड्स हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि मेटलॉइड्स की वैलेंसी 1 वैसे तो कभी कभी बहुत विशेष स्थिति में हो सकती है, बट जनरली ऐसा नहीं होता। ये हमने कट कर दिया। अब सुनिए मेरी बात बच्चों, आ जाइए जरा ग्रुप नंबर 1 में पीरियोडिक टेबल में। और ग्रुप नंबर 1 में हमने आपको याद कराया क्या होता है बताइए, है, ली, ना, कर, अरब से फरियाद। ठीक है, ली, ना, कर, रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ज्यादा नीचे आपको जाना नहीं है बच्चों, सिर्फ आप इन दोनों को अगर यहाँ पे चेक कर लें, इन तीनों एलिमेंट को अगर आप यहाँ पे चेक कर लें। ठीक, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3 होता है, ये तो सभी को पता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, और पोटेशियम का कितना होता है 19, और सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको करना आता है। तो चेक करो बच्चों, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2,1, सोडियम का कितना हो जाएगा 2,8,1, और पोटेशियम का कितना हो जाएगा 2,8,8,1। 19 का कितना होता है 2,8,8,1। अब आप खास बात देखिए इन सभी एलिमेंट्स को, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं एल्कली मेटल्स। याद है आपको, इसको हम क्या बोलते हैं एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो बेस होता है, मतलब इनका नेचर कैसा होता है बेसिक, मतलब अगर हम इसको वाटर में डाल दें तो बेस बना लेते हैं, जैसे कि लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एल्कली मतलब बेस बनाना वाटर के साथ, ऐसे समझ लो भैया। ठीक, ज्यादा टेंशन मत लो। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, इन सभी एलिमेंट्स की, ये सभी मेटल्स हैं, इन सभी एलिमेंट्स की क्या आदत है, ध्यान से चेक करो। सब के सब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं। चेक करो, अगर लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा तो कैसा बिहेव करेगा, हीलियम जैसा। हीलियम ही तो नोबल गैस है। सभी एलिमेंट कैसा बनना चाहते हैं, नोबल गैसेस जैसा बनना चाहते हैं। तो हीलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, हीलियम नोबल गैस है। तो लिथियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो कैसा बिहेव करेगा, हीलियम जैसा। लिथियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो हीलियम जैसा बिहेव करेगा। अब चेक करो, सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दे तो 1 इसका क्या कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। कैसा बिहेव करेगा, नियॉन जैसा। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2,8। पोटेशियम भी 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑर्गन जैसा बनना चाहता है, क्योंकि ऑर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18, और ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2,8,8। तो मोटी मोटी बात क्या है, यहाँ मेटल्स क्या कर रहे हैं, ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर 1 के मेटल्स जो आपने देखे, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं लूज कर सकते हैं। क्यों, अपना ड्यूप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। बात समझ में आई? इसका मतलब इनकी वैलेंसी कितनी है 1। वैलेंसी क्या होती है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई एटम क्या कर दे, लूज कर दे, गेन कर ले, या क्या कर ले, शेयर कर ले। तो यहाँ पे ये एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, तो इनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। कोई डाउट है बताओ? ठीक है, वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करके, गेन करके या शेयर करके किसी से कंबाइन हो जाए। जैसे कि एग्जांपल देखिए ना, सोडियम जो होता है बच्चों, सोडियम क्या करता है 2,8,1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दे तो क्या बन जाता था, याद करो, सोडियम का आयन बन जाता था। और सोडियम के आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता था 2,8 होता था। तो बताओ मेटल्स की वैलेंसी 1 हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती। अब जरा ग्रुप नंबर 17 में आ जाइए स्टूडेंट्स। ग्रुप नंबर 17 कौन सी होती थी, हैलोजन फैमिली। याद करो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, और नीचे एस्टेटाइन भी आता है, उसकी हम बात नहीं करेंगे। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आइडो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब इसमें ज्यादा याद नहीं करना है आपको। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर याद है कितना होता है 9, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17। 9 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7, क्लोरीन का 2,17 का कितना हो जाएगा 2,8,7। अब बच्चों ध्यान से चेक करिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, इवन ब्रोमीन और आयोडीन, इन सब के आउटर मोस्ट में ब्रोमीन और आयोडीन का आपको नहीं करना है। सुन लो, इन सब के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 7। क्या चाहते होंगे, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लेंगे, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से शेयर कर लेंगे। सही है ना? तब तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि बच्चों ध्यान से चेक करिए, यहां पर सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया था, और उसी इलेक्ट्रॉन को कौन ले लेगा, उसी इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन का एटम ले लेता है, गेन कर लेगा। तो क्या बना देता है क्लोराइड आयन। जब कोई 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज, जो लूज करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, फिर Na+ और Cl- पास आते हैं और क्या बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बना देते हैं। याद है? और स्टेबल कंपाउंड सोडियम क्लोराइड वहां पे बनके
तैयार हो जाता है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा बताओ, क्लोरीन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन किया कि नहीं। और क्लोरीन तो क्या है, नॉन मेटल है। ग्रुप नंबर 17 कहाँ आता है, पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड। तो ग्रुप नंबर 17 तो किसके एग्जांपल हैं, हैलोजेंस हैं। हैलोजेंस क्या होते हैं, नॉन मेटल। अरे जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो क्या होता है, नॉन मेटल। वैसे भी पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड में क्या है, नॉन मेटल्स, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, मेटल्स हैं। तो बताओ नॉन मेटल की भी वैलेंसी तुम्हें कितनी दिखाई पड़ रही है, 1, क्योंकि वैलेंसी क्या होती है, जितने इलेक्ट्रॉन्स दे दे, ले ले या क्या कर ले, शेयर कर ले। तो यहाँ पे देखा मेटल की भी वैलेंसी 1 हो सकती है और नॉन मेटल की भी वैलेंसी 1 हो सकती है। तो इन्होंने ये जो बात बोली है ना कि ऑलवेज मेटल्स की वैलेंसी 1 होती, नहीं भाई। फिर यहाँ पे बोला ऑलवेज नॉन मेटल्स की वैलेंसी 1 नहीं, आइदर मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो मेटल और नॉन मेटल किसी की भी वैलेंसी कितनी हो सकती, 1। अब सुनो, यहाँ पे हमने आपको दिखाया सोडियम ने लूज किया, क्लोरीन ने गेन किया। ऐसा भी हो सकता है कि वैसे तो ग्रुप नंबर 1 के जो एल्कली मेटल्स है वो ऑलवेज लूज ही करते हैं, लेकिन ग्रुप नंबर 17 का जो एलिमेंट है जैसे कि क्लोरीन, बच्चों वो गेन भी कर सकता है। जैसे कि हाँ उसने गेन किया, वो शेयर भी कर सकता है। ठीक है, आइए दिखाते हैं आपको उसने शेयर कहाँ पे किया। देखिए जरा, हम आपको एक कंपाउंड दिखाते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला होता है CCl4। ठीक, अब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 6 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,4। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो बना लीजिए, देखिए कार्बन के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो आइए जरा हम आपको बना के दिखाते हैं, क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। यहाँ पे देखिए क्लोरीन, ये क्लोरीन का एटम है, 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7th। फिर एक क्लोरीन यहाँ पे भी होगा, 1 2 3 4 5 6 7। फिर एक क्लोरीन यहाँ होगा, 1 2 3 4 5 6 7। फिर एक क्लोरीन यहाँ होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इस क्लोरीन को देखो, इसके आउटर मोस्ट में 7 है, एक कहां से शेयर करेगा, कार्बन से। किया कि नहीं बताओ, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि नहीं। क्या इसने कार्बन से ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया, नहीं। क्या किया, सिर्फ शेयर। रिक्वेस्ट कर रहा है भाई मुझे भी शेयर करा दो अपना, बात समझ में। इसी तरीके से ऊपर वाला क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8th कार्बन का शेयर करेगा। इस क्लोरीन को देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8th कार्बन का शेयर करेगा। इस क्लोरीन को देखो 1 2 3 4 5 6 और 8th कार्बन का शेयर करेगा। इस तरीके से हर एक क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर कोई भी क्लोरीन का एटम आप उठा के देखिए, चाहे इस क्लोरीन को, चाहे इस क्लोरीन को, चाहे इस क्लोरीन को, चाहे किसी भी क्लोरीन के एटम को देखोगे तो उसकी वैलेंसी कितनी, 1। उसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, सामने से शेयर किया है। कोई डाउट है बताइए, हाँ। तो ये बात। अच्छा, कार्बन की अगर वैलेंसी निकालोगे कितनी हो जाएगी, चेक करो। कार्बन के 1 2 3 4 तो थे और एक यहां से शेयर करेगा, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, 4 क्लोरीन के एटम से 4 इलेक्ट्रॉन, हर एक एटम से एक एक शेयर किए। चेक करो, यहां से एक शेयर किया, यहां से एक शेयर किया, यहां से एक शेयर किया, यहां से एक शेयर किया। तो कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, क्लोरीन का भी। तो मैं आपको बस ये दिखाना चाहता था कि यहां नॉन मेटल क्लोरीन की वैलेंसी 1 ही है, क्योंकि उसने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। जरूरी नहीं कि गेन करे, ठीक, शेयर भी कर सकता है। ठीक है, तो वैसे तो ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स हैं वो हमेशा क्या करते हैं, लूज करते हैं, लेकिन ग्रुप नंबर 17 के गेन भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। बात समझ में आई। अब मोटी मोटी बात क्या लिखी आपने यहाँ पर कि मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही वैलेंसी 1 हो सकती है। वैलेंसी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने क्या करे, किसी को दे दे, किसी से ले ले या क्या कर ले, किसी से शेयर कर ले। कोई डाउट है बताइए, ओके कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13, द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम, मतलब फर्स्ट एटॉमिक मॉडल किसने दिया था। ठीक है, तो वो ये हमसे पूछ रहे हैं। आइए जरा देखते हैं, क्या नील बोर ने दिया था, नहीं। याद करो, रदरफोर्ड का मॉडल जब फेल हुआ था तो उसके बाद क्या आया था, नील बोर का मॉडल, जिसमें K शेल, L शेल, M शेल ऐसे बताया गया था। तो नील बोर तो हो नहीं सकता फर्स्ट एटॉमिक मॉडल, और रदरफोर्ड भी नहीं हो सकता, बिकॉज रदरफोर्ड से J.J. थॉमसन आए थे। रदरफोर्ड से पहले कौन आए थे, थॉमसन मॉडल, है ना। थॉमसन मॉडल में क्या बताया गया था कि वाटरमेलन जैसा इसका स्ट्रक्चर है, और वाटरमेलन का जो लाल वाला पार्ट होता है वो क्या है, पॉजिटिवली मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो यूनिफॉर्मली क्या है, एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये सब जो वाटरमेलन का रेड वाला पार्ट होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स जैसे कि एम्बेडेड होता है। क्या, वाटरमेलन जैसे बीज गड़े हुए होते हैं, बीज एम्बेडेड होते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इसमें एम्बेडेड है। कुछ ऐसा था जिसको हम पुडिंग मॉडल भी बोलते थे, है ना, क्रिसमस पुडिंग मॉडल। ओके, तो रदरफोर्ड से पहले क्या आया था, J.J. थॉमसन मॉडल। तो सबसे पहला मॉडल क्या होगा, J.J. थॉमसन। और ये E. गोल्डस्टीन ने क्या किया था, ये एनोड रेज की खोज करी थी, जिसकी हेल्प से प्रोटॉन की खोज हुई थी। ठीक है ना, तो इसलिए फर्स्ट एटॉमिक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय व्हाट, J.J. थॉमसन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एन एटम्स नहीं होगा, एन एटम विथ 3 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स। तो बच्चों कोई एटम है,
ठीक है, तो उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं 3। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर कोई एटम है उसमें 3 प्रोटॉन्स है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। बताओ उसका एटॉमिक, भाई मान लो वो एलिमेंट क्या है X है, हमें नहीं पता, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 3। अरे भाई आपने पढ़ा है ना, क्या एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, पता है कि नहीं भाई, क्या पढ़ा है ये आपको बताइए, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है कि नहीं होता है बताइए। तो कितने प्रोटॉन्स हैं यहाँ पर 3, तो एटॉमिक नंबर भी 3 हो गया। 3 एटॉमिक नंबर किसका होता है बोलो, लिथियम का होता है कि नहीं होता है। और एक बार बताएं, जब वो एटम की बात कर रहा है इसका मतलब एटम अभी न्यूट्रल है, ना तो उसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं ना तो अभी किसी से लिए हैं। तो जब एटम न्यूट्रल होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, याद है। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब सर ये क्यों बात आपने बता दी, ये इसलिए मैंने बता दी क्योंकि जब आपको इलेक्ट्रॉन्स पता होंगे किसी एटम में तभी तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे, और जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो जाके चेक करोगे कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो चेक करोगे कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कितने ले सकता है, या कितने शेयर कर सकता है, क्या करने के लिए, अपना ड्यूप्लेट या तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। याद है आपको कि नहीं याद है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बोलिए इसमें, 3 हो गए कि नहीं हो गए। अच्छा एक चीज चलो लगे हाथ और बता देते हैं, इसमें इन्होंने आपको बोला है कि एंड 4 न्यूट्रॉन्स। अब ये तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दे दिया उसने, 4 न्यूट्रॉन्स दे दिया है कंफ्यूज करने के लिए। न्यूट्रॉन का यहाँ पर कोई काम ही नहीं है। फिर भी आइए मैं आपको एक बात बता देता हूँ बच्चों, मास नंबर क्या होता था याद करो, मास नंबर होता था नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। भूल चुके हो क्या? तो मास नंबर क्या होता था, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पर बताइए 3, न्यूट्रॉन कितने हैं 4, तो मास नंबर कितना आ जाएगा 7। मतलब जो भी एलिमेंट है उसका मास नंबर कितना है 7 है। तो ये जो भी एलिमेंट है इसका मास नंबर कितना है 7 है। ठीक, कौन है, लिथियम ही तो है, चेक करो, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है और मास नंबर से चलो मान ले आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं, पर आपको एटॉमिक नंबर तो याद है ना। लिथियम का कितना होता है 3, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना हो जाएगा बताओ, 3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है 2, 1। अब एक बार बताओ इसके के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, एल शेल में 1। ये क्या चाहेगा कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, क्यों, हीलियम जैसा बनना चाहेगा। हाँ, तो लिथियम क्या करेगा बताओ, लिथियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसा है 2, 1। ये -1 इलेक्ट्रॉन कर देगा और क्या बना देगा Li+, जो इलेक्ट्रॉन निकालेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस Li+ लिथियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, ओनली 2, यानी के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2। अब ये कैसा बिहेव कर रहा है, हीलियम जैसा। कोई भी एलिमेंट कैसा बनना चाहता है, नोबल गैस जैसा, तो हीलियम गैस जैसा बन गया। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 होता है, उसका के शेल कंप्लीट होता है, ड्यूप्लेट उसका कंप्लीट होता है। कोई डाउट है? तो बताओ लिथियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी 1। तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोई एलिमेंट का एटम दे दे किसी को, या ले ले, या क्या कर ले, शेयर कर ले, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी वैलेंसी, ठीक है। तो बताइए जिसमें 4 प्रोटॉन्स होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन्स 4 कह रहे हैं, जिसमें 3 प्रोटॉन्स होंगे उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी 1, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा वो, ठीक है। तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी 1। तो द वैलेंसी ऑफ एटम इज व्हाट 1। ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15, द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन, देखो यहाँ पे मैंने कैपिटल A स्मॉल l लिख दिया है, मैंने एल्युमिनियम का सिंबल आपको दिखा दिया, Al होता है ना एल्युमिनियम का सिंबल, याद है आपको, उन्होंने इंग्लिश में लिखा हुआ है एल्युमिनियम। तो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन एल्युमिनियम एटम इज। अब एल्युमिनियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आपको करना है तो उसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, और 1 से 20 तक हम लोग को याद है। तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता था 13 का इलेक्ट्रॉनिक, अगर भाई 13 इसका एटॉमिक नंबर है तो 13 प्रोटॉन होंगे इसमें, 13 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर दीजिए, 13 का कितना होगा 2, 8, 3, यानी कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 और एम शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 2, 8, 3। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बताइए कोई डाउट है? इसकी वैलेंसी कितनी होगी 3, क्यों, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। वैलेंसी क्या होती है, जितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दे, किसी से ले ले, या क्या कर ले, शेयर। क्या करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपनी नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेन करने के लिए। तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो एल्युमिनियम पे 3 पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन निकाल देता है उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो एल्युमिनियम अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो क्या हो जाएगा Al3+, और एल्युमिनियम में क्या थे 2, 8, 3, ये कॉन्फ़िगरेशन था। एल्युमिनियम 3+ का 2, 8, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन तो निकल गया। अब के शेल में 2 और एल शेल में 8, और कैसा बन जाएगा नियॉन जैसा। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, और 10 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है 2, 8, तो नियॉन नोबल गैस जैसा बन जाएगा। ओके, कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट, ध्यान से चेक करिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रेजेंट
बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम करेक्टली, किसी एटम का बोर मॉडल कौन नहीं शो कर रहा है वो हमें बताना है। इसके लिए बच्चों आपको फटाफट जाना होगा बोर्स मॉडल में और रिवाइज करना होगा। याद करिए, उन्होंने बताया था भाई कि यहाँ पे न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये होगा के शेल। के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते थे? 2। के शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। फिर एल शेल में कितने आ सकते हैं? 8। एल शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8। फिर एम शेल में 18। यहाँ पर आपको दो शेल देखिए, के शेल एल शेल, के शेल एल शेल, के शेल एल शेल, के शेल एल शेल, इसलिए हमने 2 ही शेल बनाई है। यहाँ पे 4 आपको डायग्राम दिए, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है उसे सिलेक्ट करके लिखना है। पता लगा आप करेक्ट वाले पे मत लगा देना कहीं, ठीक है। तो जो इनकरेक्ट है उस पर टिक करिएगा, ठीक। आइए जरा देखते हैं बच्चों, यहाँ पर ध्यान से चेक करिए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, चेक करिए भाई। ये तो न्यूक्लियस है, इसको तो छोड़ दो। ये के शेल है, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ 2। एल शेल में यहाँ कितने? ध्यान से करो, 1 2 3 4 5। एल शेल में कितने? 5 है। सही है, हाँ, क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 8। उससे कम तो हो ही सकते हैं। के शेल में तो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, तो के शेल तो यहाँ फुल हो गई। एल शेल में मैक्सिमम 8 हो सकते थे, कोई बात नहीं। कितने हुए अभी? 5 हुए, कोई बात नहीं, ठीक तो है, ये तो सही है। लेकिन हम इस पे टिक नहीं लगाएंगे, हम इनकरेक्ट वाले पे टिक लगाएंगे। दूसरा देखिए जरा, यहाँ पर बच्चों सेकंड वाले में के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? ये तो न्यूक्लियस है, इसको छोड़ दो। 1 2 3 4। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। इम्पॉसिबल। के शेल में थोड़ी ना 4, के शेल में तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते थे? 2 एकोमोडेट हो सकते थे उसमें बस। तो ये तो बच्चों रॉन्ग हो गया, ये बोर का एटॉमिक मॉडल का, बोर के एटॉमिक मॉडल से किसी एटम को शो नहीं कर रहा है, तो इस पर हम टिक लगा देंगे। एक तो ये हो गया, जो सही नहीं है हमें उस पर टिक लगाना है। यहाँ पे आ जाइए थर्ड वाले में। यहाँ पर बच्चों के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2। एल शेल में, अब देखो हमने इसमें आगे चेक ही नहीं किया, जब के वाला ही गलत है तो एल क्या चेक करें, है ना। इसमें चेक करो, एल में कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। बिल्कुल सही, यहाँ के शेल भी फुल है। एल शेल नियॉन का आइटम है, चेक कर लो। नियॉन के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक। तो ये तो शो कर रहा है नियॉन को। अच्छा, ये किसको शो कर रहा था? 5 + 2 7। 7 एटॉमिक नंबर किसका होता है? नाइट्रोजन को। तो ये नाइट्रोजन को शो कर रहा था। लिख भी देता हूँ आपके समझने के लिए, ये नाइट्रोजन को शो कर रहा था। ये किसको शो कर रहा है बताइए? ये नियॉन को शो कर रहा है, क्योंकि नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। सही है ना। और इसको चेक करो बच्चों, यहाँ के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2। एल शेल में यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन है। चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एल शेल में 9 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, तो ये तो इनकरेक्ट शो कर रहा है। एल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8। तो फोर्थ, तो कौन कौन सा इनकरेक्ट है? जो, हाँ, सेकेंड एंड फोर्थ। अब देखिए जाके कहाँ दिया हुआ है सेकेंड एंड फोर्थ? सी में, ए बी सी में। सेकेंड एंड फोर्थ कहाँ आ रहा है? सी में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट। अब देखो बच्चों, इसमें आपको 4 स्टेटमेंट दिए, एटम के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। तो किसी एटम के बारे में इन्फॉर्मेशन जब देगा ना, तो एटम को आप न्यूट्रली मानिएगा, क्योंकि भाई एटम अगर किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता तो नेगेटिवली चार्ज हो जाता, तो वो नेगेटिव आयन कहलाता ना। और अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता, तो वो पॉजिटिव आयन, कैटायन कहलाता। तो आयन की बात नहीं करी उन्होंने, एटम की बात करी, यानी कि एटम न्यूट्रल है, ना तो उसने किसी को इलेक्ट्रॉन दिए हैं और ना तो किसी से अभी तक लिए हैं। तो सुनो, ए एन एटम हैज इक्वल, एनओ का मतलब नंबर, शॉर्ट में मैंने एनओ लिख दिया नंबर को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। किसी एटम में बच्चों इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यस, तभी तो वो न्यूट्रल होता है। क्योंकि जितने प्रोटॉन होंगे, जैसे कि आइए हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों सोडियम है आपका, है ना, ये देखिए Na, सोडियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11, और मास नंबर कितना होता है? 23। तो यहाँ पर बच्चों इसका एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर बच्चों कितना है? 11, ठीक। और जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। तो यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन भी 11 है। न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने? 11 है, क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम में। सही बात तो है। कोई भी एटम ले लो, कोई भी एटम ले लो, जैसे कि आइए हम आपको दिखाते हैं कैल्शियम का एटम। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20, और मास नंबर कितना होता है? 40। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर तो दिख ही रहा है सबको, तो प्रोटॉन कितना बताओ? 20, इलेक्ट्रॉन भी कितना है? 20। आइए जरा यहाँ पे देखते हैं। हाँ, कोई भी एटम ले लो तो आपने क्या देखा? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम होते हैं। तो ये तो आपको सही लग रहा है बिल्कुल, इस पर हमने चलिए टिक कर लिया। आइए आगे भी देखते हैं क्या क्या है। करेंट एटम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। किसी एटम में क्या जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं? ज़रूरी ऐसा नहीं है। आइए ज़रा हम आपको दिखाते हैं बच्चों। यहाँ पे एग्जांपल देखिए ज़रा, याद है आपको, मैंने आपको न्यूट्रॉन निकालना डायरेक्ट सिखाया है। अगर मैं सोडियम में न्यूट्रॉन निकालूँ तो कैसे करते थे? मास नंबर में से प्रोटॉन माइनस कर दो,
भाई मास नंबर क्या होता था, सोचो। मास नंबर को अगर हम एम से दिखा रहे हैं तो क्या होता था, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर क्या होता था, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर आपको मास नंबर पता है और अगर आप मास नंबर में से प्रोटॉन ले जाके इधर माइनस कर दें तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो चेक करो, मास नंबर में से प्रोटॉन, अरे ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर दो, तो ये मास नंबर है, ये प्रोटॉन है, तो मास नंबर माइनस प्रोटॉन क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 23 माइनस 11, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 कितना आ गया, मेरे ख्याल से 12 ना। एक बात बताओ बच्चों, ध्यान से चेक करो, सोडियम एटम में ही फेल हो गया ये फिनोमेना, कौन सा, कि इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल आ जाएं, न्यूट्रॉन के। और इन्होंने क्या बोला है, द एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नहीं, ऑलवेज तो ऐसा नहीं होता। हाँ, कैल्शियम में हम आपको दिखाते हैं, कैल्शियम में अगर आप न्यूट्रॉन निकालेंगे तो ये भी 20 आ जाएगा। चेक करो, 40 माइनस 20 20, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन हाँ, एटम ऑब्वियसली कोई भी एटम अगर न्यूट्रल ही होता है एटम, ठीक है, जब तक वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे ना दे, किसी से ले ना दे, है ना। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका नहीं होगा। सी देखिए, एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। किसी एटम के पास जितने ही प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं, नहीं। चेक करो, यहाँ पर कितना है, प्रोटॉन 11 है, न्यूट्रॉन कितना है, 12। हाँ, कभी कभी हो भी सकता है कि प्रोटॉन 20 है और न्यूट्रॉन भी कितने हो गए, 20, बट ऑलवेज नॉट करेक्ट। तो ये भी ऑप्शन चला गया। एन एटम हैज, क्योंकि उन्होंने बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज करेक्ट, कौन सा ऑलवेज करेक्ट है। ओके, अच्छा, ये ऑलवेज क्यों करेक्ट है बच्चों, क्योंकि किसी भी एटम पे चार्ज कितना होता है, चार्ज तो नहीं, चार्ज तो होता है, नेट चार्ज कितना होता है, 0। चार्ज तो होता ही है, जैसे कि सोडियम पे नेट चार्ज तो 0 है, लेकिन हाँ, पॉजिटिव चार्ज कितने, +11, नेगेटिव चार्ज कितने, -11, तो नेट चार्ज कितना है, 0। समझ में आएगी नहीं। नेक्स्ट बच्चों, डी वाला देखिए, एन एटम हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्या किसी एटम के पास हमेशा जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने ही न्यूट्रॉन? नहीं, हो भी सकता है ऐसा और नहीं भी हो सकता। कैल्शियम में देखो, जितने प्रोटॉन उतने न्यूट्रॉन उतने इलेक्ट्रॉन, लेकिन सोडियम में तो नहीं है ऐसा, ठीक है। तो ओनली ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, कर लीजिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 18 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। एटॉमिक मॉडल्स हैव बीन इम्प्रूव्ड ओवर द ईयर्स। ठीक है, कह रहे हैं कि आपने देखा है, हिस्ट्री पढ़ी एटॉमिक मॉडल की, वो ईयर बाय ईयर इंप्रूव होते गए, नए नए मॉडल आते गए। अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स व्हाट, काल के अनुसार, मतलब उसके समय के अनुसार उसको अरेंज करिए, पास से लेके अभी तक, जैसे जैसे उसमें सुधार आता गया। आइए देखते हैं बच्चों। तो फर्स्ट सेकंड 3 मॉडल्स के नाम लिखे हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। बताइए सबसे पहले कौन सा आया था, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहले कौन सा होगा ऑप्शन हमारा, सेकंड, थॉमसन। यहाँ मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। फिर कौन सा आया था थॉमसन के बाद, रदरफोर्ड का आया था, है ना, यानी कि फर्स्ट ये क्या हो गया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और सबसे लेटेस्ट क्या था आपका, बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमारा आ गया। तो ABCD में सर्च करिए, सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड कहाँ दिया, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कोई डाउट है बताइए, इजी है। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते जो कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।